हेलो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो ये वाला होने वाला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूनिट 1। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपको उस पे भी क्या नाम है, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन में जैसे अगर बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है जो हम लोग एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में देते हैं, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इन सब इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो अब करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो टाइप्स हैं, दो टाइप्स की होती है। एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप्स की होती हैं, एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। डायरेक्ट मतलब क्या, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब उसे उसके क्या बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इन सब मीडियम्स की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जिसका कन्वर्जन दूसरे फॉर्म्स में ना करना पड़े। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का एक एडवांटेज होता है कि ये बहुत आराम से कंप्यूटर के पास चली जाती हैं और कंप्यूटर इन्हें बहुत इजीली समझ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज पे। मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली एक बाइट कोड, इसको बाइट कोड कह सकते हैं। ठीक है, बाइट कोड है, मतलब कि जो 011 होता है, 01 की जो डिजिट्स होती हैं उसी में रहता है। ठीक है, ये बाइट में ये मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है ये कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में जो पहले के जो एक्सपर्ट्स होते थे, जो बहुत पहले की बात है ये, जब उस समय जब प्रोग्रामिंग होती थी तो ये मशीन लैंग्वेज में होती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज में होती थी। तो उस समय प्रोग्रामिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर पाते थे कंप्यूटर के, और ये सब कर पाते थे, बाकी कोई इसको दरअसल लर्न करना बहुत मुश्किल होता था, तो इस वजह से इस पर ज़्यादा कोई काम नहीं करता था। दूसरी है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में एक एडवांटेज है कि मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है क्योंकि वो उसी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसको मतलब कि कोई भी प्रोग्राम के कंपाइलेशन में उसको टाइम इसमें कम लगता है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर डिसएडवांटेज भी यही आ जाती है कि हम लोग को लैंग्वेज इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो हम लोग इसके अंदर एरर डिटेक्शन जो होता है वो और उसको करेक्ट करना थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब असेंबली लेवल लैंग्वेज पे आते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपका बेसिकली जैसे वो भी है एक टाइप की लो लेवल लैंग्वेज ही, वो भी बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाती है क्या बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो और मशीन लेवल लैंग्वेज ही बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, तो उसके लिए उसको उसी में कन्वर्ट होना पड़ता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबली लेवल क्या बोलते हैं उसको, असेंबली लेवल ट्रांसलेटर नहीं, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है वो असेंबलर में जाती है और असेंबलर के से जैसे वो बाहर निकलती है तुरंत वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में टाइम कम लगता है। ठीक है, कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन एडवांटेज तो इसकी यही है कि क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज से तो ज़्यादा थोड़ी इफेक्टिव है ही, क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इजी हो जाता है कोड लिखना, ठीक है। मतलब कंपैरेटिवली इतना इजी नहीं होता, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। लेकिन इसमें भी असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी हम लोग को, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली बनी होती है, हाँ एक सेकेंड, बेसिकली बनी होती है मिनोनिक्स और ओपी कोड्स से, ठीक है, ऑपरेशन कोड्स उन दोनों से बनी होती है। तो हम लोग को निमोनिक्स और ये ओपी कोड से दोनों हम लोग को याद करने पड़ते हैं। तो ये भी इसकी एक तरीके डिसएडवांटेज में आ जाती है। और ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, इसकी लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। ये लिमिटेशन है कि एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है और सारे से आपको मिनोनिम्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक इसकी रिस्ट्रिक्शन है। एडवांटेज इसकी है कि ये बड़े आराम से ट्रांसलेट हो जाती है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। और एरर डिटेक्शन में भी इसमें ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। 0, 1, 1 में तो कम ही थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा से क्लियरिटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कोड इसके अंदर मॉडिफाई करना है, जैसे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इसके अंदर करना है कोड के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज बनाई देखो इसलिए गई क्योंकि जैसे ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी इसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी आई कुछ लोगों को। जैसे हम लोगों को अगर इसको ईजियर करना है इसे प्रोग्रामिंग को, तो हम लोग कैसे करें, तो हम लोग को बेसिकली इसको एक ऐसी लैंग्वेज में लाना पड़ेगा जिससे ये कॉमन लोगों के लिए या फिर लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए लिखने में या समझने में। और उसको करने के लिए यहाँ पे एक मीडियम लिया गया जो है हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज का मीडियम ऐसे लिया गया क्योंकि जो आपका नॉर्मल जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज में आपको कुछ कोड्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपको कुछ निमोनिक्स याद करने पड़ते हैं। बट हाई लेवल लैंग्वेज में इसके अंदर कॉमन इंग्लिश वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा, बट कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी पड़ जाता है। तो और इसके अंदर इंग्लिश के नॉर्मल फ्रेजेस और सेंटेंसेस का यूज़ होता है, साथ ही साथ में इसके अंदर मैथ्स के सिंबल्स, मैथमेटिक्स के सिंबल्स और इन सब का यूज़ होता है। तो ये कंपैरेटिवली और इजी हो जाता है कॉमन पीपल के लिए, जैसे हम लोग, ठीक है। तो ये हम ही लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, हम लोग के लिए बनाया गया है। और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी ईजियर हो जाता है, वरना बाकी सारी लैंग्वेजेस में इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर एरर डिटेक्शन भी, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में एरर डिटेक्शन भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हम लोग एरर आराम से डिटेक्ट कर देते हैं। ये लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है और एरर डिटेक्शन इसके अंदर ईजियर हो जाता है। आप प्रॉब्लम्स अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और प्रोग्राम लॉजिक को बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रोग्राम लॉजिक भी आराम से बिल्ड हो जाता है। बट इसके ये डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसलेटर चाहिए होता है एक जो ट्रांसलेट करे हुई उसकी बात, ठीक है। तो सोर्स कोड वो कोड होता है जो आप प्रोग्राम लिखते हो, उसको कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। जो प्रोग्राम फिर आखिर में कंपाइल होकर बचता है वो होता है मशीन कोड, क्योंकि आपको मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया। तो उसके जो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखते हो वही मशीन कोड है, और मशीन कोड कंप्यूटर समझता है, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो गया, ठीक है। तो और ट्रांसलेटर जो होता है वो ट्रांसलेटर आपके ये होते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके बारे में बता दूंगा।
ठीक है। तो अब आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों काम करते हैं ट्रांसलेशन का। ठीक है, सोर्स कोड जो आपका प्रोग्राम आप लिख देते हो, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया तो फिर वो उसको कहेंगे हम लोग सोर्स कोड। फिर वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को ट्रांसलेटर अपने पास लेगा। ट्रांसलेटर कौन कौन है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है, बट दोनों की काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, कंपाइलर जैसे कंपाइलर है तो कंपाइलर सारा पूरा प्रोग्राम आपका पढ़ लेगा, रीड कर लेगा और फिर उसको आपका कंपाइल करके जितने भी आपके एरर्स आ रहे होंगे वो सारे एरर्स को लिस्ट कर देगा। बट इन द सेम प्लेस इंटरप्रेटर उस पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, बट वो जो आपके एरर्स निकलेंगे वो पूरे प्रोग्राम को रीड नहीं करेगा। पूरे प्रोग्राम को रीड नहीं करेगा। इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। जैसे अगर वो एक लाइन पढ़ रहा है, इंटरप्रेटर से एक लाइन पढ़ रहा है तो उसके अंदर पढ़ते पढ़ते अगर उसके अंदर बीच में कोई उसको एरर मिला तो वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे कंपाइलेशन अपना रोक देगा। जब तक आप उस एरर को करेक्ट नहीं करते तब तक वो आप खुद को वहीं रोक देगा। जैसे आप उसको सही कर दो वो वापस कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से एक तरीके से ये हम लोग का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, और कंपाइलर इसी वजह से कंपाइलर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इससे काम करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, यही एक थोड़ा सा एडवांटेज है कंपाइलर को यूज़ करने की कि वो पूरा उसको लिस्ट कर देता है, तो हमारे लिए भी आसान हो जाता है ऐसे प्रोग्राम और उसको सही करना, एनालाइज करके जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल के इसको सही करने का। ठीक है, हमारे पास भी टाइम हमारा बच जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और जो कंपाइलर है वो कंपाइलर में एक और चीज़ होती है कि कंपाइलर जैसे अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स का यूज़ होता है। जैसे जावा में आपका जावा का अलग कंपाइलर लगेगा, पाइथन का अलग कंपाइलर लगेगा, फोर्ट्रेन का अलग कंपाइलर लगेगा। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस है, रूबी है और भी बहुत हैं, इन सबको कंपाइलर अलग अलग लगेगा। ठीक है, इन सबके कंपाइलर जैसे अलग अलग होते हैं तो उनका आपको अलग अलग ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कोई मिक्स में खिचड़ी नहीं पका सकते। जैसे पाइथन का कंपाइलर आप उसके यूज़ जावा के उसमें यूज़ नहीं कर सकते, और जावा का पाइथन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज उसके अंदर इंटरचेंज हो रही है ना, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और मैसअप हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्पेसिफिक लैंग्वेज का स्पेसिफिक कंपाइलर। ठीक है, वैसे जावा पाइथन और इन्हीं सब का तो आजकल नाम है जावा पाइथन C++ यही सब चल रहा है। रूबी का तो पता नहीं, नाम ही नहीं है, रूबी तो गायब हो रखा है। ठीक है, रूबी गायब हो रखा है, जावा पाइथन का नाम चल रहा है, वही स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। ठीक है, तो लेकिन जावा स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड, आखिरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में तुम्हारे तो आपको वही आता है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मतलब कि एक तरीके का स्ट्रक्चर बिल्ड करना। जैसे अगर आपको फ्लो चार्ट के बारे में पता हो, ठीक है, तो उसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर उसके अंदर 1 बाय 1 पूरे काम की पूरी सीरीज होती है। जैसे कि जूनियर क्लासेस में वैसे दिया जाता है कि जैसे आपको टी बनानी है तो टी बनाने का आप फ्लो चार्ट लिखिए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट टी बनाने का क्या होगा, पहले जो हमारा वेसल होगा उसके अंदर हमें वाटर डालना है, फिर उसके बाद हमें पहले वाटर डालना है,
और फिर उसके बाद उसमें फिर क्या बोलते हैं, गैस को ऑन करना है, फिर उसमें शुगर डालनी है, फिर उसमें मिल्क डालना है, और फिर उसको थोड़ी देर के बाद बॉईल होने के बाद उसको फिर आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, और इसी को हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। जो आपका कंट्रोल है वो आपका ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं उसमें स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक तरीके का, तो जो आपने ये बनाया ये एक तरीके का स्केलेटन था, ये एक तरीके का मॉडल था। ठीक है, तो इसी के उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर लूप्स और इन सब के स्ट्रक्चर के उस पर बात होती है। लूप्स और अदर कॉन्सेप्ट्स का इसके अंदर यूज़ होके पूरा स्ट्रक्चर का होता है, फंक्शंस और इन सब का यूज़ करके पूरा फ्लो ऑफ कंट्रोल उसके अंदर पूरा उस पर ध्यान दिया जाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल पे ध्यान दिया जाता है, और लूप की स्ट्रक्चरिंग और ये सब इन सब पूरे उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड आता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड आपका मेनली फोकस करता है आपका फंक्शन पे। ठीक है, लोड डालता है वो फंक्शन पे। ठीक है, और फंक्शन पे लोड डालता है, इसी की वजह से वो सिर्फ क्या बोलते हैं कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं सिर्फ उसी में ज़्यादा बढ़ पाता है, उसके अलावा नहीं कर पाता उसमें ज़्यादा कुछ। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स जैसे तुम्हारा इफ एल्स और ये सब जो कंडीशंस होती हैं इसी के अंदर वो मतलब एक तरीके से लॉजिक बिल्ड करता है बस। ठीक है, वो लॉजिक के उस पर चला करता है। और इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि ये फंक्शन पे तो मेन ध्यान तो देता है, बट इसके अंदर फंक्शंस में जो डाटा है वो डाटा रैंडमली आपका मूव किया करता है। मतलब कि जैसे आप किसी का भी डाटा आप किसी में भी मांग सकते हो। जैसे फंक्शन 1 है तो आप फंक्शन 3 का डाटा फंक्शन 1 में आप मांग सकते हो, जैसे फंक्शन 2 का डाटा 5 का डाटा मांग सकते हो। तो इसके अंदर एक तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक कंट्रोल जा रहा है या कैसे कंट्रोल जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक कोई पैटर्न नहीं है। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है, और ये हैकिंग को एक तरीके से प्रमोट करता है, और इस तरीके से डाटा सिक्योरिटी आपकी वीक हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके आगे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके हैं बेसिक है, कोबोल है, फॉर्ट्रेन है, सी है। ठीक है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। ठीक है, और अब अगर आपको ये जानना हो कि जैसे कोई हैकर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे किसी ने कर रखी है, उसमें प्रोग्राम बना रखा है, तो अब उसमें वो घुसेगा कैसे, वो कैसे करेगा। तो उसका एक बेसिक सा एग्जांपल ये ले सकते हो कि जैसे उसके अंदर एक वो फंक्शन खुद बना के आपके प्रोग्राम में इंसर्ट कर दे, और उस फंक्शन में वो सारे फंक्शनों का डाटा मांग ले, तो वो सारे फंक्शन एक तरीके से वो एक्सटर्नल फंक्शन उसने इंसर्ट किया, और वो एक्सटर्नल फंक्शन को सारे फंक्शनों में अपना डाटा दे दिया। ठीक है, जब उसने सारा डाटा दे दिया तो सारा डाटा एक तरीके से लीक हो गया और वो कॉपी हो गया। ठीक है, और वो हैकर को मिल गया, जिससे ये डाटा इनसिक्योर है। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका है ये एक तरीके से इनसिक्योर है, इतना सिक्योर नहीं है। बट वही अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बहुत सिक्योर मेथड, बिकॉज उसके अंदर ऑब्जेक्ट से सब होता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो लिमिटेशन से ये कॉम्प्लेक्स जो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं आती हैं उस पर ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करने लायक नहीं है इतना रियल लाइफ सिचुएशंस में। ठीक है, आपको बार बार इसके अंदर चेंजेस, उसके फंक्शंस जो है उसमें बार बार आपको चेंजेस करना पड़ेगा, उसके वैल्यूज़ में चेंज करना पड़ जाएगा, तो इतना ज़्यादा रिलायबल और इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है,
अब हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका मेनली फोकस करता है ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट एक डाटा और फंक्शन का एक फोल्डर होता है एक तरीके से, ठीक है। डाटा होता है फंक्शन के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होता है और उस फंक्शन के अंदर डाटा होता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट फंक्शन, जैसे दो फंक्शन है और दो फंक्शन आपस में रिलेटेड है, मतलब उन दोनों को आपस में को रिलेट करना है, जिसकी वजह से प्रोग्राम की एग्जिस्टेंस या प्रोग्राम की मीनिंग बनती है। तो उन दो फंक्शंस की वजह से वो दो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर इसी के अंदर जैसे कोई एक्सटर्नल कोई हैकर रहता है और उसके अंदर कोई एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर फंक्शन में कोई डाटा मांगता है, तो वो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है या फिर एक एक्सटर्नल फंक्शन इंसर्ट करके उससे सारे फंक्शनों से उसमें अंदर डाटा एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, उसके अंदर डाटा लेने की बात कर रहा है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें, बिकॉज इसका क्योंकि इस तीसरे फंक्शन का उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। मतलब इसका अगर होना ना होना इसके बराबर है, तो ये इसको डाटा बिल्कुल सप्लाई नहीं करेंगे कहीं। तो इट्स नॉट अ चांस, मतलब दैट मीन्स इट इज़ अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ये आपके डाटा आइटम्स को प्रोटेक्ट करेगी और ऐसे सब, ठीक है। इसके फीचर्स भी यही सब हैं, ठीक है। ये डाटा इनहेंस जैसे वो है, इनहेंस इस डाटा को क्या बोलते हैं, वैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इन सब की वजह से ये सब काम और आसान हो जाता है। तो इसके फीचर्स भी यही सब हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, हाई बेनिफिशियल जो आपकी वो होती हैं सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। और ये आपकी क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है आपका डाटा को फ्लो करवाने का, एक फंक्शन के डाटा को फ्लो करवाने का टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो इससे वो और सेव हो जाता है आपका डाटा, तो इससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, ठीक है। फिर अब अगर आगे बढ़ें तो फिर आगे आ जाता है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन में आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन मेनली होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई एक चीज़ फंक्शन में आपका परफॉर्म हो रहा है, फंक्शन भी नहीं, एक आपके पास एक कैमरा है, ठीक है। तो कैमरा या आप फ़ोटो खींच रहे हो, ठीक है, तो आप उसे उसके वो फीचर्स बताएं जिन फीचर्स की आपको ज़रूरत है। जैसे आपको उस कैमरे की बटन की ज़रूरत है और उसके लेंस की ज़रूरत है और उसके जो बाकी सारे फीचर्स हैं उन सब की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ वही पता है, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं पता कि फ़ोटो कैसे खींच रही है और जो कैमरा उसके इंटरनल फंक्शंस क्या हैं, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब आप उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में और इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट आप सिर्फ वो फीचर यूज़ कर रहे हो जिस फीचर्स की आपको सिर्फ ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं हम लोग डाटा एब्स्ट्रैक्शन। और ये एक पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देखिए ऐसे समझा सकते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट में ऐसे समझा सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम है और जैसे कि आपका कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो आपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो उस प्रोग्राम में आपने नंबर्स एंटर किए, ठीक है, नंबर्स आपने एंटर किए, ऐड का दबाया और फिर आपने एंटर कर दिया, तो वो आपको ऐड करके उसने दे दिया। तो आपको इसके अंदर जिन फंक्शन की ज़रूरत थी, जैसे आपको ऐड करना था तो आपने सिर्फ ऐड किया, आपका रिजल्ट मिल गया और काम हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको उतने से ही मतलब था और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है या जितना मैंने जो भी लिखा है, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला,
ठीक है। उसको उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, बस आपको उतना पता है कि मुझे ऐसे करके इसको लिखना है और इसको ऐड दबा देना और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इनहेरिटेंस आपको कहते हैं, इनहेरिटेंस का मीनिंग यही होता है कि किसी से लेना, किसी से इनहेरिट कर लेना। ठीक है, तो एक क्लास और इसमें इसकी क्या मीनिंग होती है। जावा में सबसे पहले जो मेन एक चीज़ बनती है वो होती है क्लास। क्लास के अंदर आपका पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपने एक क्लास बनाई तो उस एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें एक दूसरी क्लास में भी चाहिए। जैसे आपने एक क्लास कोई बना दी वॉल्यूम की। ठीक है, फिर उसी के बाद आपने एक क्लास बना दी लेंथ करके। ठीक है, तो आपको वो जो वॉल्यूम वाली क्लास है वो उसका यूज़ आपको उस लेंथ वाली क्लास में भी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आपको लेंथ वाली क्लास में भी करना है, उसके फंक्शन का भी लेंथ वाली क्लास में करना है। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें एक चीज़ होती है कि वो जो वॉल्यूम वाली क्लास है वो क्लास लेंथ वाली क्लास को इनहेरिट कर लेगी। ठीक है, तो जिस क्लास ने इनहेरिट किया होता है उस क्लास को सुपर क्लास कहते हैं, और जिस क्लास ने उसको एक्सेप्ट किया होता है उस क्लास को कहते हैं ड्राइव्ड क्लास या सब क्लास। ठीक है, जिस क्लास ने दिया होता है उसको कहते हैं सुपर क्लास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम यहाँ पे होगा सुपर क्लास, और जो आपकी क्या बोलते हैं इधर लेंथ क्लास थी ये हो गई आपकी क्या बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, तो ऐसे ये होता है। अब आ जाते हैं इसी के अंदर एक और चीज़ भी होती है कि इनहेरिटेंस में, कि जैसे आपको किसी एक चीज़ का बार बार यूज़ करना है तो आपने उसका एक फंक्शन बना दिया पर्टिकुलर। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया, जैसे आपको बार बार एक क्या बोलते हैं एक प्रोग्राम बनाया आपने, उसके अंदर आपको बार बार एक ऐड फंक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने उसके लिए एक फंक्शन पहले ही बना के तैयार कर दिया। ऐड का फंक्शन बना के तैयार कर दिया, जब भी ज़रूरत होगी बस वहाँ पे लिख देना है ऐड का फंक्शन वो डाल देना है, वो फंक्शन अपने आप वहाँ पे आपका काम करने लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या हुआ, इससे आपका टाइम बच गया, इससे आपका टाइम बच गया और आपको बहुत प्रॉफिट भी हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ विदाउट मच एफर्ट्स या गेन व्हाट यू वांटेड। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। अब आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मेनली मीनिंग ये होता है, जैसे आपने एक वर्ड जो होता है उसकी कई मीनिंग्स होती हैं। तो आप जो एक ऑपरेशन कर रहे हो उसका जो बिहेवियर हो सकता है वो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, एक मतलब सेट ऑफ डाटा, जैसे आपका एक वर्ड होता है डक। ठीक है, तो क्रिकेट में डक का वही मीनिंग होता है कि 0 रन पे आउट हो गया। ठीक है, और वही आपका रियल लाइफ में जब आप उसके अंदर देखते हो तो उसमें डक की मीनिंग होता है जो आपका वाइट कलर का शॉर्ट लेग का जो एनिमल होता है वो। ठीक है, और डक का मतलब उसके अंदर बैट्समैन आउट हो गया बिना कोई स्कोर के, नॉक आउट हो गया 0 स्कोर से, तो उसको भी डक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका फंक्शन इसी को हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम है बट उसका काम अलग। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है वॉल्यूम, जैसे आपको निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका स्क्वायर का वॉल्यूम अलग होता है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम अलग तरीके से निकलता है, सर्कल का वॉल्यूम अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, रेक्टेंगल के वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल के वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए होता है लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, है ना, नहीं लेंथ और ब्रेड्थ सॉरी। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, वही आपको स्क्वायर के लिए आपको साइड चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक साइड बदल जाएगी तो चारों साइड तो हो ही जाएगा। ठीक है, और
वैसे ही आपको क्या बोलते हैं, सर्कल के लिए आपको रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका काम हो जाता है पूरे इसमें, आप उसका सबका वॉल्यूम निकाल के काम खत्म हो जाता है। लेकिन आपने इसमें नोटिस किया कि सब में नाम सेम यूज हुआ, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम 3 अलग अलग चीज़ों का निकला, लेकिन किसी में भी मैंने ये नहीं लिखा जैसे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ दिस, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सबको वॉल्यूम 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 किया बस। उसमें डिफरेंस क्या था, उसके अंदर डिफरेंस बस ये था कि उनका काम अलग था। एक में मैंने साइड का इनपुट मांगा, एक में मैंने लेंथ और ब्रेथ का इनपुट मांगा, एक में मैंने मांगा रेडियस का इनपुट, ठीक है ये, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब आया क्या, अब आया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन आपका रिस्ट्रिक्ट करता है फ्री फ्लो ऑफ डाटा, जो बड़े आराम से आपका डाटा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। डाटा और फंक्शन इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर रैप अप होते हैं, तो जो आपका जो डाटा है वो सिर्फ वही फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है जिसको मेनली उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर सकता, और तभी उसका कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शन हो पाते हैं। तो इसी के साथ ये हो गया, ठीक है। तो अब बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये जो 3 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं ओप्स के, ओप्स मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज, ओप्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 लिखे हैं इनको आपको याद करना ही करना है, बिकॉज ये चैप्टर है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, तो ये तो आएगा ही, बेनिफिट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो पक्का है। बहुत कम ही चांसेस है कि ना आए, ठीक है। तो बाई चांस आ जाए तो ये 3 याद कर लेना। लिमिटेशन ऐसे ज़्यादा कुछ आती नहीं है, तो एक ही काफ़ी है, नहीं 2 होंगी, ये 2 हैं, ये 2 काफ़ी हैं, ठीक है। इसको देख लेना है एक बार, ठीक है। तो बेनिफिट्स में यही है कि प्रोग्राम वापस आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने बताया रीयूजेबिलिटी, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन ईजी कर देता है सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में, ठीक है। मॉडलिटी रेट मिल जाता है, मतलब कि आराम से आपका चीज़, आपका जो परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट तो ख़त्म हो गई। अब अगले यूनिट अगले उसमें बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अब बाय बाय। अगले यूनिट से पहले मैं वो बना दूंगा, इसके क्या बोलते हैं, जो इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब है, ये सब डिस्कस कर लिया जाएगा एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर और ये सब पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून।